हमारी आज की प्रॉब्लम्स हमको आधे टाइम पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रही हैं। कोई इंसान है आपके फैमिली में जिसको एडिक्शन का प्रॉब्लम है, ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है, कहाँ से आया? मम्मी पापा तो सब अच्छे से रह रहे थे, उसके भाई बहन सब अच्छे से रह रहे थे। जब आप उसकी खुदाई करेंगे जानने के लिए कि वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, 2 पीढ़ियों पहले कोई था, हमारे एंसेस्टर्स हमेशा हर चीज़ का फाउंडेशन ले करते हैं। लेकिन हमको तो लगता है हमारे एंसेस्टर्स ने क्या ही उखाड़ लिया, तो हम उन्हें याद नहीं करते। जब हम उन्हें याद नहीं करते, जब हम उन्हें ऑनर नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, तो उनकी तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में रिपीट होती रहती हैं। अ सिंपल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि जो मेरे पास है वो फ़िलहाल इनफ है, जो मैं हूँ वो इनफ हूँ। जस्ट बाय बीइंग अ पाथ ब्रेकर एंड अ पैटर्न ब्रेकर, you sometimes heal 4 generations unknowingly. क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको वो लव, वो अफेक्शन फील नहीं होता? आपको हमेशा ऐसी एंजाइटी रहती है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है, या जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई फैमिली पैटर्न्स। जैसे हमारे आसपास के लोग रहे हैं, जैसे हमारी फैमिली रही है, उस हिसाब से हम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाते। और ये ज़्यादातर सभी के साथ होता है, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो अडल्ट्स हों, ये सभी के साथ सिचुएशन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फैमिली कॉन्स्टिलेशन थेरेपी के बारे में? आज हम इस पॉडकास्ट में उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप, मैं और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैमिली ट्रॉमास लेकर चल रहे हैं, जो एक इमोशनल बर्डन है उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, रात रात भर रोते हैं, किसी से बात नहीं करते, दोस्तों से भी खुलकर बात नहीं करते, और ये सारी चीज़ें अंदर अपने बर्डन की तरह लेके चल रहे हैं और लाइफ टाइम लोग ये लेके चलते हैं। इससे किस तरह से आप खुद फ्री हो सकते हैं, और जो आपका ये फैमिली ट्रॉमा का जो पैटर्न चलता आ रहा है, और वो भी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर्स और जनरेशनल वाइज जो ये ट्रॉमा चल रहा है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? आप अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हैं, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, आज इस पॉडकास्ट में पूरी तरह से उसी पर बात की जाएगी। क्योंकि आज मेरे साथ बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइफ कोच काव्यल सेडानी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली फैमिली कॉन्स्टिलेशन थेरेपी किस तरह की जाती है और कौन कौन से लोग वो कर सकते हैं, और यंगस्टर्स जो इस पूरे ट्रॉमा और इमोशनल ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो किस तरह से इस पैटर्न को ब्रेक कर कर सामने आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हेलो काव्यल मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। Thank you for having me. वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हेयर। और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हम सब से ही, बिकॉज फैमिली इश्यूज़, फैमिली ट्रॉमाज, इमोशनली जो बर्डन फील होता है, हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजरे हैं, और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो गुजर रहे हैं और उसके बारे में बात नहीं करते, मे बी बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर और समथिंग, लेकिन हम खुल के बात नहीं करते हैं। तो उस चीज़ को हैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे किया जाए, क्योंकि है सबकी लाइफ में। आजकल की आधी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि लोगों को बात नहीं करनी। जब से फ़ोन हाथ में आया है, लोग बात करना भूल गए हैं। फ़ोन इसलिए था क्या कि ताकि आप ज़्यादा बात कर पाएँ, लेकिन आपकी जो जनरेशन है वो सिर्फ टेक्सटिंग करती है। यस। और हज़ारों लोगों के साथ टेक्सटिंग करती है, लेकिन कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिससे इतना अपनापन हो कि नहीं यार बस तू घर आ जा, तेरे से बात करूंगी, तुझसे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स ऑफ टीनेजर्स जब हम उनको पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ये जो जनरेशन है इसको लगता है कि इसकी आगे की जितनी भी जनरेशन्स थी वो सारी बेवकूफ़ थी कि वो उनको कभी समझ ही नहीं पाएंगी, उनके लाइफ प्रॉब्लम्स उनको जैसे कभी हुए ही नहीं। yes. ये हमको एक बहुत बड़ा लेसन सिखाता है कि जितने हम हाइपर कनेक्टेड हैं लोगों से, उतने ही लोनली हैं। अगर आप ये जान जाएं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपके अकेले का है ही नहीं,
आपका प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स को, आपके बेस्ट फ्रेंड्स को, आपके टीचर्स तक को हर्ट करता है. इट हर्ट्स योर एकेडमिक्स, इट हर्ट्स योर मूड्स, यस. इट हर्ट्स अ रैंडम पर्सन ऑन द रोड जिसके ऊपर आप गुस्सा निकालेंगे. इट हर्ट्स योर पेट्स. तो ये आपका अकेले का प्रॉब्लम कैसे हुआ? और अगर ये आपके अकेले का प्रॉब्लम नहीं है तो सोल्यूशन भी आपके अकेले के पास नहीं है. यस. यू हैव टू शेयर इट. बांटने से बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं. जी. लेकिन मैम जब हम फैमिली ट्रॉमा स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज़ करते हैं तो इट्स अ वेरी बिग टर्म और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत अलग अलग सिनेरियोज एक ही लाइफ में होते हैं इफ़ यू यूज़ ट्रॉमा. और वो पैटर्न चलता आता है. मतलब आपके ग्रैंडफादर्स एंड फादर वो जनरेशन वाइज चल रही हैं चीज़ें जी. वो कहीं ना बर्डन फील होने लग जाता है. तो उस पैटर्न को कैसे उस पर ब्रेक कैसे आ सकता है? एक बहुत ब्यूटीफुल थेरेप्यूटिक मोडालिटी है जिसको हम बोलते हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन. ठीक है. जैसे सितारों का एक कॉन्स्टलेशन होता है, एक अरेंजमेंट होता है, वैसे फैमिलीज में भी एक अरेंजमेंट होता है. ये कॉन्सेप्ट हमको ये समझाता है कि हमारे जो फैमिली के बॉन्ड्स हैं सिर्फ अपनी न्यूक्लियर फैमिली के नहीं, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, 7 पीढ़ियों तक ये इतने ज़्यादा मजबूत हैं और इतने ज़्यादा डेलिकेट भी हैं. इट्स लाइक अ स्पाइडर्स वेब. मकड़ी का जो जाला होता है ना, वो इतना डेलिकेट होता है कि अगर आपने एक भी तार हिलाया तो पूरा का पूरा जाला हिलेगा. पूरा का पूरा. इन द सेम वे हमारे फैमिली में किसी भी चीज़ एक इंसान को होती है तो वो अगले 3-4 जनरेशन्स तक इम्पैक्ट होती रहती है. फैमिली ट्रॉमा ब्रेक करने का सबसे खूबसूरत तरीका है फैमिली कॉन्स्टलेशंस. हमारी आज की प्रॉब्लम्स हमको आधे टाइम पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रही हैं. कोई इंसान है आपके फैमिली में जिसको एडिक्शन का प्रॉब्लम है, ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है. कहाँ से आया? मम्मी पापा तो सब अच्छे से रह रहे थे, उसके भाई बहन सब अच्छे से रह रहे थे. जब आप उसकी खुदाई करेंगे जानने के लिए कि वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, 2 पीढ़ियों पहले कोई था एडिक्ट, या 2 पीढ़ियों पहले कोई था जिसको बहुत पेन था, इमोशनल पेन था, किसी ने अटेंड नहीं किया. अब 2 पीढ़ियों के बाद कोई एक ऐसा इंसान या एक ऐसा बंदा पैदा होगा कि जो काम वहां अधूरा रह गया ना, आपका काम मैं इस जन्म में पूरा करूंगा. तो आप वो अननोइंगली फॉलो कर रहे हो. अनकॉन्शियसली दे विल कैरी द पेन ऑफ देयर एंसेस्टर्स इन देयर लाइफ. उन्होंने शायद उस एंसेस्टर की कभी शक्ल भी नहीं देखी होगी, उनका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन फैमिली कॉन्स्टलेशन के थ्रू पता चलता है कि 2 जनरेशन के पहले की कहानी है. इन अ फैमिली कॉन्स्टलेशन द मेन लाइन इज unknowingly, unconsciously, out of love and loyalty towards you, whatever dysfunctional patterns I have carried, please help me release it. कभी कभी हमारे फैमिली में कैंसर्स भी ऐसे ही आते हैं. आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हुआ या आपके पेरेंट्स को हुआ, और हम एक्चुअली हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बना देते हैं कि मम्मी पापा को अगर कैंसर हुआ है तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि हमको कोई तकलीफ ना हो जी, हमको हमारी हेल्थ फिट हो. लेकिन फिर भी कहीं पे किसी रिपोर्ट में ऐसे घुस के चुपचाप से वो कैंसर क्रीप इन करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस इतना अटैच्ड है हमारे पेरेंट्स के साथ कि हमें लगता है कि मम्मी पापा आपको इस चीज़ की इतनी तकलीफ हुई और मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आपको हुई तो मैं अपने आप को कैसे बख्श दूँ. आई विल ऑल्सो शेयर इट विद यू. आप फैमिलीज में देखिए जहाँ पे किसी के मम्मी पापा के रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हैं, आप कितना भी डिसाइड क्यों ना कर लें कि मेरी शादी ना इन जैसी नहीं होगी, मैं लव मैरिज करूंगी, अपने हिसाब से एक बंदा ढूंढूंगी जो ऐसा बिल्कुल ना हो. कुछ महीने आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, या कुछ सालों के बाद ऐसा लगने लगेगा कि यार ये इक्वेशन तो कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा के जैसे इक्वेशन बन रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहाँ से हुआ? ये कब शुरू हुआ? हमने तो पूरी प्लानिंग की थी कि ये ना हो, फिर भी ये ही हुआ. Because we repeat our ancestral histories to make sense out of it.
गॉड। जो बैटल्स वो तब नहीं जीत पाए, शायद आपकी मम्मी को बाउंड्रीज नहीं समझ में आई, तो उन्होंने बहुत अब्यूज सहा, मना नहीं कर पाई। तो कभी कभी हम अनकॉन्शियसली मम्मी की लाइफ की स्टोरी हमारे लाइफ में ऐसे उतारते हैं कि सामने वाला कुछ बोले उसके पहले ही ना, नहीं करूंगी, क्यों बोला मुझे करने को। बाउंड्री सेट कर दी। इतनी एक्स्ट्रा बाउंड्री सेट करते हैं आप कि वो बाउंड्रीज की वजह से अब अब्यूज होता है। किसी न किसी कारण सर वो अब्यूज वापस आ सकता है, बिकॉज यू आर डूइंग इट अनकॉन्शियसली आउट ऑफ लव एंड लॉयल्टी। मम्मा तुमने ये बर्दाश्त किया, मैं कैसे छूट जाऊं। मुझे आजकल बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं एट द एज ऑफ 38-40 और मुझसे पूछती हैं कि हम लोग अपना पैसा कमा लेते हैं, हम लोग अपना घर भी खरीद रहे हैं, अपने आप को वी कैन टेक आवर सेल्स आउट ऑन वेकेशन, शादी नहीं हो रही, शादी करनी है, शादी क्यों नहीं हो रही है। हर एक लड़का जो मेरी लाइफ में आता है वो टॉक्सिक ही आता है, हर एक लड़का जो आता है वो बिट्रे ही करके जाता है। तो मैं उनको पहला सवाल ये पूछती हूँ कि आपका अटैचमेंट आपके मम्मी पापा के साथ कितना है। बहुत अटैचमेंट है, बहुत फिक्र लगी रहती है मुझे मेरे मम्मी पापा की। जब हमारा अटैचमेंट हमारे पेरेंट्स के साथ इतना तगड़ा होता है कि हमने ये भी भूल गए कि मैं बेटी नहीं हूँ, मैं बेटा बन जाती हूँ अपने पेरेंट्स का, और मुझे हर टाइम फिक्र लगी रहती है कि उनके फाइनेंसेस का क्या होगा। अगर मैं शादी कर लूँ तो शादी तो फिर भी करनी है, तो हम ऐसे लड़कों को चूज करेंगे जो आके हमें परेशान करके जाएं, ताकि शादी करके भी हम लौट के वापस मम्मी पापा के पास आ जाएं अनकॉन्शियसली। गॉड, we don't know that we are doing this. and this will happen. This definitely can happen. God, It definitely can happen. लेकिन एक बहुत खूबसूरत लाइन है that what comes to awareness need not repeat as your fate. अगर आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है तो वो नसीब के जैसे आपके पीछे नहीं भागेगा। अवेयर हो जाओ कि क्यों हो रहा है, मेरी ऐसी कौन सी यहाँ पे अटैचमेंट है कि मैं डिटैच नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी डिटैच हो गई तो मैं ये भी संभालूंगी और ये भी संभालूंगी। लेकिन आज की जनरेशन को देखो, दे हैव अ प्रॉब्लम विथ इवन द रिचुअल ऑफ कन्यादान। yes, हमको नहीं करना कन्यादान। ये सब छोटी छोटी चीजें ऐसी है ना कि शास्त्रों के हिसाब से आपको एक डिटैचमेंट सिखाती हैं। आपको आपके पेरेंट्स को अबैंडन नहीं करना, लेकिन यहाँ से डिटैच नहीं हुए थोड़ा सा तो यहाँ अटैच नहीं हो पाओगे। इट्स इम्पॉसिबल। आप 2 जॉब्स में एक के साथ काम करके दूसरे के साथ कर सकते हैं, आपको एक से रिजाइन करना पड़ेगा, फिर आप दूसरे जॉब से जुड़ सकती हैं। इट इज द लॉ ऑफ नेचर। आपको बच्चा भी रहना है लेकिन अडल्ट भी होना है, पॉसिबल है क्या? नहीं। आपको अडल्ट बनने के लिए कहीं ना कहीं बचपना छोड़ना पड़ेगा। इट इज लाइक दैट। लेकिन मैम फिर शायद ये वाला थॉट भी कहीं ना कहीं ग्रो होता है कि शादी ही मत करो। ठीक है, उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो भी शायद कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न होगा कि कोई ग्रैंड पेरेंट हो, कोई दादी हो, नानी हो, जिसने अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को बहुत जल्दी उम्र में गवा दिया। शादी हो गई थी उनकी, बट शी लॉस्ट हर हस्बैंड टू एन एक्सीडेंट, और आपका अटैचमेंट है उनके साथ, तो शादी करके भी वो रही तो अकेली, आप इंडिपेंडेंट होके भी रही तो अकेली। कैसे अकेली रही? माई पर्सनल डिसीजन, आई डिडंट वांट टू मैरी, बट यू स्टिल रिपीटेड समबडीज पैटर्न अनकॉन्शियसली। यस, लोनलीनेस यहाँ पे भी एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस होगा। और इमोशनल बर्डन जो है वो भी ऐसे कंटिन्यू करता है। अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अगर अवेयर नहीं हुए तो फैमिली कॉन्स्टलेशंस में कितनी तरीके की पैटर्न्स हैं। फाइनेंशियल बैंकरप्सी हम लोग रिपीट करते हैं, अब्यूज रिपीट करते हैं, एक्सीडेंट्स रिपीट करते हैं, डिवोर्सेस रिपीट करते हैं, ट्रॉमा रिपीट करते हैं।
ये भी सिंपल चीज है कि किसी को, मम्मी या पापा को नींद नहीं आती, नींद की तकलीफ है उन्हें, उनका ही बेटा, उनकी ही बेटी इवन एट द एज ऑफ 28 29 विल से नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। अब ये प्रॉब्लम जेनेटिक नहीं है। मैं बताती हूँ आपको क्या ट्रांसफर हुआ। आपने आपके पेरेंट्स को देखा बचपन से, वो आपके हीरोज हैं, जैसी उनकी सोच है वैसी आपकी सोच बन गई, जो उनकी टेंशन्स हैं वो आपकी टेंशन्स बन गई जी। जो उनके खाने के तरीके हैं वो आपके खाने के तरीके बन गए, जो उनकी लाइफस्टाइल है वो आपकी बन गई। अब वही सोच, वही टेंशन, वही लाइफस्टाइल के तरीकों से जो भी तकलीफ उनको हुई वो आपको भी होगी। These are patterns. It's a matter of understanding. You have to understand that I can change this pattern. I can break this pattern. लेकिन पता तो हो कि ये पैटर्न है, पता तो हो कि आया कहाँ से। मैम बट एज अ यंग माइंड बहुत सारी चीज़ें और सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो जाते हैं यंगस्टर्स के बीच कि वो खुद ही डिप्रेशन, एंजाइटी, फैमिली ट्रॉमास अलग हैं और उनकी जो सोशल लाइफ है वो अलग चल रही है जी। तो वो दोनों चीज़ें एक बैलेंस हो रही हैं और ऊपर से फिर ये वाली चीज़ का पैटर्न आपको ब्रेक करना है जी। तो व्हाट शुड दे प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस कि ये चीज़ हटे उनकी लाइफ से? ग्रैटिट्यूड, अ सिंपल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि जो मेरे पास है वो फिलहाल इनफ है, जो मैं हूं वो इनफ हूं। ज्यादातर लोगों की ये सोच है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, यस, आई डोंट डिजर्व इट, सेल्फ डाउट, आई कांट डू इट। वो बहुत बड़ी चीज है। आई कैन बी गुड इनफ टुडे एंड येट आई कैन गेट बेटर टुमारो। दोनों चीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। आई एम गुड इनफ टुडे एंड येट आई कैन गेट बेटर टुमारो। जब आप अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करते हैं, सेल्फ डाउट को निकालते हैं, जब आप ये समझते हैं कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत दिया है, ये काफ़ी है फिलहाल, आगे मैं जाके और बढ़ा दूंगा, बढ़ा दूंगी, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जी। एक इंसान था, बहुत रो रहा था, भगवान से कंप्लेन कर रहा था कि तूने मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया तूने मुझे, ऐसी कैसी लाइफ दे दी तूने मुझे कि शादी भी नहीं हुई मेरी, पैसे भी नहीं है मेरे पास, घर भी नहीं है मेरे पास जी। उससे तो मार देता, वाई एम आई अलाइव। तो भगवान सुनता है और भगवान बोलता है कि ठीक है, तेरी मुराद पूरी कर देता हूँ, लेकिन पैसे आ जाएंगे, तू पैसों के बदले ना मुझे सिर्फ तेरा एक हाथ दे दे। तो बोलता मेरा हाथ नहीं, लेकिन क्यों, मैं हाथ को क्यों नहीं रख सकता? अच्छा, पैसे भी दे देता हूँ, फैमिली भी दे देता हूँ, सिर्फ हाथ का पंजा दे दे। और नहीं, लेकिन ये तो जरूरी है ना, इसके बिना कैसे? अच्छा चल, पैसे, फैमिली, गाड़ी, सुख, फेम ये भी दे देता हूँ, हाथ की उंगली दे दे। हमें उंगली भी नहीं देनी। जब हमें कुछ देना रहता है ना, तब समझ में आता है कि जो हमारे पास है वो कितना वैल्यूएबल है, वरना वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऑलवेज। आप अपने घर में जब जाते हो तो रोज घर का जो सोफा है उसको देख के बोलते हो क्या, तेरा अरे यार थैंक यू यार, तू है तो मैं बैठ सकती हूँ रोज। कोई नहीं देखता। जिस दिन सोफा रूम से हट गया ना, हाँ। तो जाके कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या हो गया, कहाँ बैठे। हाँ। हम जिंदगी की ज्यादातर चीजों को ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। कोई इंसान भी अगर आपके लाइफ में आता है ना, तो 6 महीने उसकी वैल्यू होती है, उसके बाद वो इंसान भी फर्नीचर बन जाता है। दैट इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट लेसन्स। यस। इफ वी स्टे इन ग्रैटिट्यूड, तो जितनी ज्यादातर प्रॉब्लम्स आजकल दिख रही हैं, आधी गायब हो जाएंगी। मैम व्हाट यू थिंक ऑन दिस कि अगर कोई भी यंगस्टर या कोई भी इंसान, नॉट इवन यंगस्टर्स, इस पैटर्न को ब्रेक करते हैं, तो व्हाट इज दैट गारंटी कि वो आगे जनरेशन वाइज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? अगर किसी फैमिली में सारी हाउसवाइफ्स हैं, उसमें से एक महिला उठ के एट द एज ऑफ 40 पार्टिसिपेट्स इन अ मिसेस इंडिया, यस, एंड विन्स अ क्राउन, और इवन पार्टिसिपेट्स इन अ मिसेस इंडिया एंड डजंट विन अ क्राउन, आपको क्या लगता है उसकी जो बेटी है
वो आगे जाके मॉडलिंग का ख्वाब नहीं देखेगी? डेफिनेटली 100%. यस. Now her consciousness will expand. अरे मेरी मम्मा तो स्टेज पे थी, अरे मेरी मम्मा की मैंने ये वाली स्टोरी सुनी थी, अरे आई वाज सो प्राउड ऑफ, मैं भी करूंगी. एक इवेंट आपके पूरे जनरेशनल ट्रॉमा को तोड़ सकता है. हम अपने खास तर जो महिलाएं हैं वो अपने कंट्रीब्यूशन को ना बहुत हल्के में लेती हैं. मैं जब किसी को पूछती हूँ कि आप क्या करती हैं तो बोलती है कुछ नहीं ज़्यादा, मैं हाउसवाइफ हूँ. अब मैं उनको हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि अपने आप को ना एक स्क्विरल के जैसे देखो. जो गिलहरी होती है वो गिलहरी, उसको नट्स चाहिए, ठीक है, वो हर जगह से नट्स ढूंढती है और उसको एक इनसिक्योरिटी रहती है कि यार मेरे कोई नट्स यहाँ से चोरी करके लेके जाएगा. तो हर जगह पे ऐसा खड्डा खोदती हैं, नट्स वहाँ पे डाल देती हैं, भूल जाती हैं. वापस नट्स लेके आएंगी, खड्डा खोदेंगी, डाल देंगी, भूल जाएंगी. कुछ सालों में इसी गिलहरी ने पूरे पाइन नट्स का फॉरेस्ट बनाया हुआ रहता है क्योंकि उन्होंने कुछ काम कर करके भूल गई. और ये जो काम उन्होंने किए, छोटे छोटे काम किए, किसी ने पार्लर शुरू किया घर से ही. अब आगे जाके उसकी बेटी 4 साल और चालू करेगी, आगे जाके उसकी बेटी इंटरनेशनल ब्यूटी का कोई कॉस्मेटिक्स का कंपनी शुरू करेगी. शुरू किसने किया? उसी महिला ने जिसने छोटे छोटे नट्स लिए, कहीं पे छुपा दिए. राइट. जो हमारी छोटी सी एक्शंस हैं आगे की जनरेशन्स के लिए कितनी बेनिफिशियल हैं हमें नहीं पता. मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ. या जब तक मेरे ग्रैंडफादर जिंदा थे, मेरे दादा, तब तक मुझे नहीं पता था कि व्हेन ही वाज 30 इयर्स ओल्ड तब उन्होंने अब्रॉड के किसी हिप्नोटिस्ट से हिप्नोटिज्म सीखी थी. जब वो गुजर गए तब उनके सामान में से एक पेंडुलम मिला. और मैं सोचूं दादा के पास पेंडुलम क्यों? तब मेरे पापा ने मुझे बताया कि जब दादा 30 साल के थे ना, तब उन्होंने हिप्नोटिज्म सीखा था. तो वो मोहल्ले के बच्चों को हिप्नोटाइज करते थे मस्ती के लिए. और आज देखिए unconsciously what my grandfather started, I have carried on as a career. या मुझे पता भी नहीं था, but he laid the foundation. यस. हमारे ancestors हमेशा हर चीज का फाउंडेशन ले करते हैं, लेकिन हमको तो लगता है हमारे ancestors ने क्या ही उखाड़ लिया, तो हम उन्हें याद नहीं करते. जी. जब हम उन्हें याद नहीं करते, जब हम उन्हें ऑनर नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, तो उनकी तकलीफें हमारी जिंदगी में रिपीट होती रहती हैं. अगर हम उनको ऑनर करें, एक्नॉलेज करें, याद करें, बहुत सारी तकलीफें कम हो जाती हैं. ये हमको फैमिली कॉन्स्टलेशन सिखाता है कि आप ना कभी अकेले थे, ना कभी अकेले आगे रहेंगे. आपके पीछे 7 generations का पावर है and they are always supporting you whether they are alive or whether they have passed away. मैम एज वी आर टॉकिंग ऑन दिस, एक फर्स्ट स्टेप लेना ना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. शायद कोई डिप्रेशन से डील कर रहा हो, एंजाइटी से डील कर रहा हो, पीयर प्रेशर जो आजकल बहुत ट्रेंड में है ये टर्म. वो फर्स्ट स्टेप कैसे लिया जा सकता है? जो लाइफ में पहली बार ट्रॉमा महसूस कर रहा है या कुछ अलग ही ट्रॉमा महसूस कर रहा है जो इसके पहले किसी ने महसूस नहीं किया, जी. तो आपके पीछे के लोगों के पास कोई जवाब नहीं है कि इससे डील कैसे करें. ये जो सोल्स हैं जो ट्रॉमा महसूस कर रहे हैं, दे आर द पैटर्न ब्रेकर्स इन द फैमिली. इनको हम कहते हैं ब्लैक शीप. ब्लैक शीप. ब्लैक शीप. ओके. ये कुछ अतरंगी सा ही कांड करेंगे, ये फैमिली से अलग ही रहेंगे. उनको फैमिली के सिस्टम्स तोड़ने हैं. अगर फैमिली बहुत कंजर्वेटिव हैं, हाँ. तो वो कंजर्वेटिवनेस को तोड़ना है, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी है. आई रियली रिस्पेक्ट द ब्लैक शीप क्योंकि उन्होंने वो पहला कदम उठाया, इवन एट द कॉस्ट कि बाकी के लोग मुझे नहीं समझेंगे, बाकी के लोग मेरा तिरस्कार करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे. बट इवन एट दैट कॉस्ट दे टुक द फर्स्ट स्टेप. ये सब सोल्स का काम नहीं. सोल्स डिसाइड करके आते हैं कि इस जन्म में मैं इस पूरी फैमिली का जो डायरेक्शन जा रहा है ना, सब भूल गए हैं कहाँ जाना है, मैं सबको घुमा के राइट डायरेक्शन पे लेके जाऊंगा.
तो दे हैव टू गो अगेंस्ट द टाइड, या दे हैव टू गो अगेंस्ट इट। लेकिन उनकी लाइफ्स बहुत डिफिकल्ट होती हैं। कभी कभी लगता है बहुत लोगों को कि यार मैं इस फैमिली में फिट ही नहीं होता, मुझे इस फैमिली में कोई नहीं है समझने वाला, किसी का वाइब्रेशनल मैच ही नहीं है। क्योंकि आप एक 500 वॉट का बल्ब है और आपके आसपास 10 वॉट वाले बल्ब वाले हैं। लेकिन क्योंकि सब लोग 10 वॉट वाले हैं, आप चमकेंगे, और जब आप चमकेंगे तो 10 वॉट वाले हैं ना, धीरे धीरे आपको देख के उन्हें भी ताकत मिल जाएगी कि यार अब हम भी थोड़ा कुछ बड़ा करते हैं, हाँ, अब हम भी आगे बढ़ते हैं। Just by being a path breaker and a pattern breaker, you sometimes heal 4 generations unknowingly, Yes. unconsciously. ट्रू। मैम, व्हाट यू थिंक, ऐसे कौन से लोग हैं, अभी आप जो एडवाइस अगर यंग ऑडियंस को हमारी देना चाहें कि फैमिली कॉन्स्टिलेशन थेरेपी के लिए किस किस को आगे आना चाहिए? फैमिली कॉन्स्टलेशंस हर एक इंसान कर सकता है। बहुत ब्यूटीफुल थेरेप्यूटिक मोडालिटी है ये। इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। Yes. ये एक ग्रुप में होता है कि 8-10 लोग जिनको आप नहीं जानते, जो आपके फैमिली के नहीं हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं। और आप किसी भी इशू को लेके जा सकते हैं। आप ये बोल के जा सकते हैं कि यार मुझे ना सिगरेट स्मोकिंग की एडिक्शन है, मुझे ये छुड़वानी है, क्यों नहीं छूट रही। वो वाले इशू के साथ मुझे नींद नहीं आती, वो इशू के साथ मैं घर नहीं खरीद पा रही हूँ, वो वाले इशू के साथ। और जब आप फैमिली कॉन्स्टेशन करते हैं तो आपको जो डीप रूटेड सीक्रेट्स हैं कि यार इतने सालों से तेरी शादी नहीं हो रही, इतने सालों से तेरा एडिक्शन नहीं जा रहा, कहाँ से आ रहा है, तब आप सिर्फ बैठ के अपनी लाइफ को वहाँ पे देखते हैं। It is again very difficult to explain, but very very powerful. हमारे देश में बहुत कम है फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार करिएगा ज़रूर। आपकी आंखें ऐसे खोल देगा फैमिली कॉन्स्टलेशंस कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, इतना हम लोग कनेक्टेड हैं, इतने हमारे एंसेस्टर्स मैटर करते हैं। एवरीबडी मस्ट डू इट। मैम, ये तो यंग ऑडियंस के लिए एडवाइस हो गई, लेकिन एक पेरेंटल एडवाइस अगर आपको देनी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप रूल ब्रेकर होते हैं ना, तो आपकी फैमिली एक मुझे ऐसा लगता है कि एक टिपिकल इंडियन थिंकिंग है कि पेरेंट्स दे डू क्वेश्चन एवरी टाइम कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो। तो शायद कहीं ना कहीं वो उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो आप वो पेरेंटल एडवाइस क्या देना चाहेंगे? आपका बच्चा हमेशा आपकी रियलिटी, आपके कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करेगा। हमेशा आपका बच्चा आपके ईगो को ट्रिगर करेगा, आपके पावर को क्वेश्चन करेगा। लेकिन जब आपका बच्चा आपके ईगो के बबल को तोड़ता है, जब आपको ट्रिगर करता है, तब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार और कौन से तरीके से मैं इसके साथ डील करूं। वो मजबूरी में आपका एक्सपेंशन होता है। इस तरीके से आपका बच्चा भी आपको सर्व कर रहा है, आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। यू हैव टू अलाउ योर चिल्ड्रन टू जस्ट बी। अगर आप अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं करते, आप खुद से ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि मैंने जो बोला उस हिसाब से करो। जी, आपने बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए कि ताकि वो आपका हुक्म माने। आपने बच्चे इसलिए पैदा किए क्योंकि आपको एक देने की नीड थी। यू वांटेड टू गिव टू somebody, you wanted to love somebody, not so that they could be an insurance policy to love you back. अगर आपको कंट्रोल के इश्यूज हैं कि मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से शादी करेगा, मेरे हिसाब से काम करेगा, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, आपका बच्चा आपको डिसअपॉइंट करेगा। क्योंकि अगर आपके बच्चे ने सब कुछ आपके हिसाब से ही किया तो ना सिर्फ आपकी लेकिन आपके बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। वही बच्चा जो आपको भगवान मानता है, एक पॉइंट पे आके आपको डिटेस्ट करेगा, आपको हेट करेगा कि आपकी वजह से मैं कुछ और नहीं कर पाई। वो रिग्रेट्स रहेंगे लाइफ टाइम। 100%। तो अगर आपको एक बच्चा चाहिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा that you have to see yourself like a waterfall.
एक वाटरफॉल होता है ना, वो ऊपर से पानी डालता है, नीचे लेक को देता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि लेक भी रिटर्न में पानी मुझे ऊपर देगा। लेक वही पानी आगे जाके खेतों को देगा। Do not have a child as an insurance policy for your dreams. You have a child because you want to be a giver. It's a beautiful thought. Thank you so much, मैम, कि आप यहाँ आए और इतने अच्छे से आपने चीज़ें समझाई हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट, क्योंकि मेरी आंखें बहुत खुल गई हैं आफ्टर दिस कन्वर्सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much for having me. थैंक यू सो मच। अब आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर आप भी कुछ ट्रॉमास, कुछ एंजाइटीज़ या इमोशनल बाउंडेज से कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, डू लेट अस नो। हम आपकी ज़रूर मदद करना चाहेंगे और आपकी जितनी भी बातें हैं उसके जवाब आपको ज़रूर स्पीकिंग ट्री देगा। एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।